एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आप जुड़े हुए हैं मनी नाइन प्राइम के इस खास सेशन में जो हम हर वीकेंड पे लाने की कोशिश करते हैं। 3 वीकेंड से लगातार बात स्टॉक्स की हो रही थी और हमें लग रहा था कि आपके पोर्टफोलियो हमें लगातार मिल रहे हैं और हमें म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियोज पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है हमारे देश में जिस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, ये वेल्थ क्रिएशन के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका है। और आप मेरे साथ मनी नाइन पर 4 से 5 मंडे टू फ्राइडे लाइव जुड़े रहते हैं, पर ये वीकेंड का स्पेशल सेशन मनी नाइन प्राइम मेंबर्स के लिए हम लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों के बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं, हम उन सारे पोर्टफोलियोज को लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड के जरिए अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पूरा कर रहे हैं, तो आपके पोर्टफोलियोज के इवैल्यूएशन के साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड आपको कैसे मदद करते हैं लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए। और इन सारी बातों के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं रूमटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूमटा, जिन्हें आप वीकडेज में मुझे देखते हैं और आज मैं वीकेंड में भी उन्हें मनी नाइन प्रेमर्स के लिए उनके वीकेंड की मॉर्निंग को थोड़ा सा मैंने कहा कि थोड़ा सा हमारे हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकालिए। सो थैंक यू सो मच हर्ष, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे पोर्टफोलियोज आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मनी नाइन से मुझे लगता है आपका और मेरा साथ मनी नाइन में ऑलमोस्ट डे फर्स्ट वीक ऑफ द मनी नाइन लॉन्च से रहा है। सो थैंक यू फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट हर्ष। माय प्लेजर प्रियंका, और आपके साथ शो करने के लिए एक्चुअली इट्स माय प्रिविलेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोग जैसे एक्सपर्ट जो हैं इतना वैल्यू लेकर आते हैं हमारे शो में कि हमारे शो ने जिस तरह का फास्ट प्रोग्रेशन देखा है। जब मैं मनी नाइन पर पहले यूट्यूब पर शो करती थी तो हार्डली हमारे पास क्वेश्चंस नहीं आते थे, बहुत कम पोर्टफोलियोज आते थे, और अब इतने पोर्टफोलियोज आते हैं कि लोग कहते हैं कि आपने हमारा पोर्टफोलियो नहीं लिया, नाराज हो जाते हैं। और उसकी वजह है कि जिस तरह से हर्ष जैसे एक्सपर्ट्स हमेशा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग के कमेंट्स मेरे पास पहुंच रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेते हैं पोर्टफोलियो पर, उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं जो मैंने कहा था कि हम बात करने वाले लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जर्नी। हर्ष, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं मंथली जो एम्फी के आंकड़े आ रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि भाई सिप के जरिए 25,000 करोड़ एक एवरेज में अगर मान लो, इससे ज्यादा का इनफ्लो जो है एवरी मंथ आ रहा है सिप इन्वेस्टर्स के जरिए। और फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट बता रही है कि म्यूचुअल फंड में जितना पैसा है, हर फोर्थ रुपी जो है वो रिटेल इन्वेस्टर का है। जो टोटल एयूएम है उसका 61% जो है ना वो रिटेल इन्वेस्टर्स का है। अब इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि अब इन्वेस्टर समझ रहे हैं द पावर ऑफ म्यूचुअल फंड, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जी हाँ प्रियंका, इसे हम दो तीन पहलुओं से देखते हैं। लेट्स एनालाइज दिस दो तीन पहलुओं से। पहला है कि जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, मतलब अगर आप और मैं कहीं पैसा लगाना चाह रहे हैं, हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं अवेलेबल जिसमें हम राइट वे में अपने पैसे लगा सकें। तो पहले जो हुआ करती थी वो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं, या इक्विटी शेयर्स वगैरह हैं, बहुत सारे ऑप्शंस थे। लेकिन अब ये उभर के आ रहा है पिछले 10 सालों में। अगर आप देखेंगे, एक बहुत अच्छा प्रोफेशनली मैनेज्ड एक तरीका निकल के आ रहा है, जहां एक इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि मुझे कोई भी तरीके के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना हो। मान लीजिए मुझे एक दिन के लिए पैसे लगाने, या मुझे 15 या 20 या 30 साल के लिए पैसे लगाने हैं, मेरे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो एक बहुत ही वेल रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में है। तो सेबी की तरफ से जो रेगुलेशंस है म्यूचुअल फंड की, वो इतने अच्छे हैं, इतने ट्रांसपेरेंट है, कि आज की तारीख में एक इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आता है कि जब मैं पैसे लगाता हूं, अगर कुछ गलत होगा मेरे साथ, तो सेबी एज ए रेगुलेटर है जिसके यहाँ मैं शिकायत दर्ज कर सकता हूं, और वहां मुझे इमीडिएट रेजोल्यूशन मिलेगा। तो एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा श्रेय जो जाता है वो सेबी को जाता है। एक अच्छा एनवायरनमेंट, रेगुलेटेड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होता है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब दूसरे पहलू पे आते हैं कि फंड हाउसेस ने जो सारी ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रोफेशनली मैनेज्ड है। जब आप पैसे देते हैं, वहां पे एकदम एब्सोल्युटली प्रोफेशनल्स जो हैं, जो इंडस्ट्री के बेस्ट माइंड्स हैं, वो आपके पैसे मैनेज कर रहे हैं। तीसरा आप देखेंगे, जो सुविधा की बात करते हैं, एसआईपी इतना कन्वीनियंट प्रोडक्ट हो गया, और टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट किया है पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने, उसकी वजह से जो आप देखेंगे, आज एक छोटे से छोटे गांव में बैठा हुआ इंसान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, जो पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि रीच अच्छी बड़ी है, लेकिन क्या हम पूरा पोटेंशियल को एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं?
मैं कहूंगा अभी बहुत लंबी जर्नी है और अभी हम बहुत टिप ऑफ द आइसबर्ग में है। अगर हम थोड़े नंबर्स देखें, यूनिक फोलियोज जो है, जो यूनिक इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है, वो 5 करोड़ के आसपास का यूनिक फोलियोज है। हम 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से अगर इन्वेस्टेबल पॉपुलेशन को भी लेंगे, आधी भी लेते हैं, तो हम 70 करोड़ लोग में से सिर्फ 5 करोड़ लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। तो जहां हम खुश हो रहे हैं कि 25,000 करोड़ हर महीने आ रहा है, एयूएम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आई थिंक जो एजुकेशन का जो काम है, जो इन्वेस्टर अवेयरनेस का काम आपका चैनल कर रहा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कर रही है, उससे ये पेनिट्रेशन और बढ़ेगा और लोग इसका और फायदा उठा पाएंगे। सो आई थिंक आपने सही कहा कि रीच बढ़ रही है, लेकिन क्या हम अभी तक सही तरीके से हर एक इन्वेस्टर तक पहुंच पाए हैं? आई थिंक अभी बहुत लंबा रास्ता है जो हमें तय करना है। बिल्कुल, 5 करोड़ यूनिक सिप अकाउंट्स जो है वो काफी नहीं है, अ लॉन्ग वे टू गो। इस लॉन्ग वे टू गो में आप हर्ष, आप इतने सारे इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, अलग अलग टीवी चैनल्स पर जाते हैं जहां आप इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को आप देखते हैं, उन्हें सुधारते हैं। आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड में अगर आज कोई फ्रेश निवेश शुरू करना चाहता है, साल 2025 जो आधा साल चला गया है और आधा साल बचा है, तो आप उनको कैसा पोर्टफोलियो बनाने की अभी हिदायत देंगे, स्पेशली जब मार्केट्स हमारे अभी बहुत ही मैं कहूंगी कि बहुत ही एक फंसे हुए लग रहे हैं। मार्केट्स इक्विटी मार्केट्स में हम कुछ जोरदार ना रैली देख रहे हैं, ना आगे बढ़ना है, ना पीछे बढ़ना है। एक बड़े करेक्शन के बाद कहीं ना कहीं एक मार्केट्स जो है बहुत ही शांति से चलते हुए नजर आ रहे हैं, और इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर कोई अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो क्या ये सही समय होगा या उसे अभी आप रुकने के लिए कहेंगे? सो देखिए प्रियंका, जब तक हम अगर हम मार्केट को एनालाइज करें, ओके, पहली बात जैसे आपने कहा कि मार्केट अभी बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में है, ना ही बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है, लोगों को पेशेंस ट्राई कर रहा है। सो वेल, ये मार्केट की बहुत कॉमन चाल है, इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल प्रोसेस। आप नहीं समझा, आप ये नहीं मान सकते और नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मार्केट हर साल आपको कुछ ना कुछ एक्शन दिखाएगा, विच मीन्स हम्म। या तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा या बहुत तेजी से नीचे जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई निवेशक मार्केट में या अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा है, आप इस कई चीजों का ध्यान रखिए कि ये होने वाला है। एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ, जब आप डिज्नी वर्ल्ड जाते हैं, ओके, वहां पे आप एक रोलर कोस्टर राइड में बैठते हैं, तो आपको पता है कि ये एक बार धीरे से ऊपर लेके जाएगा और बहुत तेजी से नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, ये गोल गोल घूमते रहेगा, राइट? अगर आपको ये पता है तो आप इसका राइड का मजा लेते हैं। अगर आपको हम्म। नहीं पता और अचानक आपकी आंख बंद करके आदमी आपको बैठा दे अंदर और अचानक नीचे गिरे मार्केट, तो आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा, राइट? सो मार्केट में जब आप आने की कोशिश कर रहे हैं या तय कर रहे हैं, इरादा बना रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करना शुरू करने वाला हूं, तो पहले समझिए कि मार्केट काम कैसे करता है। मार्केट का यही काम है, यही हिस्ट्री है। आप कितने, अगर आप 40 साल की हिस्ट्री ले लो, 46 ईयर ओल्ड इंडेक्स है सेंसेक्स। 1979 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 100 का इंडेक्स था जब सेंसेक्स चालू हुआ था। आज ये करीबन 82,500 के आसपास है। ठीक है, हम्म। तो इस 46 ईयर की जो जर्नी है, 1979 से लेके आज 2025 तक की जर्नी है, वो एक तरफा नहीं रही है। इसमें उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। हम्म। हमने कितने सारे स्कैम्स देख लिए, हम कितने वॉर्स देख लिए, हम कितने प्राइम मिनिस्टर्स का असैसिनेशंस देख चुके हैं। बहुत कुछ हुआ है ये जर्नी में। और जैसे अगर वर्ल्ड इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है, तो आप मार्केट्स की प्रोग्रेस इवेंचुअली देखेंगे। तो 46 ईयर का अगर एवरेज निकाले तो मार्केट ने करीबन 14 से 15% CAGR का रिटर्न दिया। लेकिन क्या ये 14 से 15% हर साल की ग्रोथ हुई है? नहीं। ये बहुत ऐसा टाइम आता है जब कोई रिटर्न नहीं देता, 10 साल तक हो सकता है कि फ्लैट रिटर्न है, 2 साल नेगेटिव है, फिर 2 साल अचानक मार्केट एकदम तेजी से ऊपर जाएगा जो पूरा कवर अप कर लेगा। तो हम्म। ये मार्केट की बहुत नॉर्मल चाल है। अगर आप ये सोच के समझ के एंटर करेंगे तो आप ये पूरी जर्नी को बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है कि आपको जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो एक एजुकेटेड इन्वेस्टर, एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की तरह अगर आप मार्केट में आते हैं, इस जर्नी को आप एंजॉय करेंगे, इसका सही मायने से फायदा उठा पाएंगे। ओके, सो रोलर कोस्टर राइड है। और अभी मैं देख रही थी कोटक म्यूचुअल फंड के नीलेश शाह ने भी कहा कि इस बाजार में पेशेंस जो है वो रखना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है पेशेंस का रूल जो है सिप में भी बहुत जरूरी होता है। सो ऑलराइट, चलिए कुछ हम प्राइम मेंबर्स के क्वेश्चन लेते हैं। पीयूष गुप्ता जी का क्वेश्चन मैं ले रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे पूछा कि अभी के बाजार में क्या निवेश करना चाहिए, तो पीयूष कह रहे हैं
कि उनका क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लेकर आती हूँ पीयूष का। ओके, सो इनका क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि मेरी एज है 35 इयर्स और मैं सिप करना चाहता हूँ, मुझे कितने अमाउंट की सिप करनी चाहिए? ओके, सो दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन जो आपको खुद को जवाब देना है, क्योंकि देखिए आपके पीयूष जी, आपका जो कैश फ्लोज हैं वो आप खुद जानते हैं कि मुझे इनकम कितनी हो रही, खर्चा कितना है, उसके बाद आप इन्वेस्ट करने की अमाउंट के तय करते हैं। लेकिन एक मोटा मोटी एक अमाउंट बता सकता हूँ कि एक डिसिप्लिन स्टैंड पॉइंट से आपको क्या करना चाहिए। तो ये आइडियल वर्ल्ड सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन हर एक इंसान की सिचुएशन अलग हो सकती है। तो जब आप कमाना शुरू करें या जो भी इनकम आप कमाते हैं, आप उसका एक तय रकम करिए कि मुझे 20% जो मेरा टेक होम है, आपका सीटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी टेक होम इनकम जितनी आती है, उसमें आपको 20% आपको कम से कम कोशिश करनी है बचाने के लिए। और उसका कारण मैं बताता हूँ क्या है। मान लीजिए आप आज की तारीख में 100% इनकम जो आ रही है उससे आप अपना खर्चा निकाल रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हम खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता है कि भाई खर्चे इतने बढ़ रहे हैं कि सैलरी मंथ के एंड तक टिकती ही नहीं है। हम्म। तो आज जब आप कमा रहे हैं और उसमें से आप खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है, तो एक वक्त आने वाला है जब आप कमाएंगे नहीं, और जब आप नहीं कमाएंगे उस समय खर्चा कैसे निकलेगा। तो ये आपको खुद से सोचना है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब मैं एक्टिव इनकम नहीं कमा पाऊंगा। आप अगर बिजनेस में हैं तो हो सकता है एज की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर एम्प्लॉयड हैं तो एक टाइम के बाद आपको रिटायरमेंट लेना होगा। उस समय जब आपकी सैलरी या इनकम नहीं आएगी तब आप खर्चा कैसे निकालोगे। तो इस वक्त का जो प्लानिंग है वो आपको उस समय करना है जब आप कमा रहे हैं। तो आज आप कमा रहे हैं तो कोशिश करिए कि 20% आप अलग रखें, ताकि ऐसे वक्त के लिए काम आए जब आप कमा नहीं रहे हैं, क्योंकि खर्चा तो उस समय भी रहने ही वाला है। उस वक्त के लिए रखें जब आपको कुछ जिम्मेदारियां आ जाएंगी आपके ऊपर, जब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है या कोई शादी का खर्चा है, घर खरीदना है। तो ये सब आने वाला है आपकी इनकम से ही। तो आपकी इनकम में से ही आपको अलग से निकाल के पैसे रखने होंगे। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे ये सब रखना, आप देखेंगे कि छोटी रकम से आप बड़ी अवधि अक्यूमुलेट कर सकते हैं, बड़ी रकम अक्यूमुलेट कर सकते हैं। जितना लेट करते जाएंगे आप, उतना ही हर महीने का इन्वेस्टमेंट आपको 20% नहीं, करीबन 50-60% करना होगा। तो क्या बेटर है, आज से शुरू करके 20% करें या बाद में जाके 50-60% करें, क्या आसान होने वाला है। तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। ओके, तो पीयूष जी, आपको सोचना है, इसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखना है आपके पास कितना समय है। तो इनकम का 20% रूल जो है वो उसको फॉलो कीजिए। इनफैक्ट 20% महंगाई जिस तरह से 20% से ज्यादा कर लेंगे तो और भी अच्छा है, पर टू स्टार्ट विथ 20% ऑफ योर इनकम, ये अच्छी शुरुआत हो सकती है। अगला क्वेश्चन मैं लूंगी यहाँ पे इज़राइल जमाल जी का, जो कि मोमेंटम इंडेक्स फंड के बारे में समझना चाहते हैं कि मोमेंटम इंडेक्स फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है। अगेन प्रियंका, आपके शो पे ना बहुत एजुकेटेड इन्वेस्टर्स, बहुत इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स आते हैं। क्योंकि जितने सवाल मैंने यहाँ देखे हैं, इन्वेस्टर्स या तो बहुत अच्छी तरह सीख रहे हैं जो आप समझा रही हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं लेवल के, जो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे हैं कि वो एक स्टेप आगे होते हैं। सो बहुत हम्म। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है फैक्टर इन्वेस्टिंग का भी। तो सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। अभी आपके पास एक इंडेक्स की बात करते हैं, मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करते हैं। सो मिड कैप 150 इंडेक्स क्या है? 150 कंपनियों का एक बास्केट बना हुआ है, जो इंडेक्स कमिटी ऑफ निफ्टी एंड सेंसेक्स की डिसाइड करती है। सो बेसिकली क्या है, 150 कंपनियां जो 100 कंपनी के बाद में जो 150 कंपनियां हैं वो मिड कैप में आती हैं। तो अगर आप एक मिड कैप इंडेक्स फंड लेते हैं तो वही वो सारी 150 कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे का जैसा इंडेक्स में वैसे का वैसा आ गया। अब मार्केट में ये स्टॉक एक्सचेंजेस ने क्या कर रखा है कि उन्होंने अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे इंडेक्सेस बनाए हैं। तो फैक्टर्स क्या हो गए? एक हो गया मोमेंटम जो हमने बात की, एक है वैल्यू, एक है क्वालिटी, एक है अल्फा, एक लो वॉलेटिलिटी, ऐसे करके अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसके इनफैक्ट बेसिस अब पे। मैं देख रही हूँ हर्ष, इन फैक्टर्स में भी कुछ और भी एलिमेंट डाल के उसको इक्वल वेट इंडेक्स फंड, मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, मतलब फैक्टर में भी फैक्टर है। ये स्मार्ट बीटा जो है अब पैसिव इन्वेस्टिंग में बहुत देख रहे हैं इसका इस्तेमाल। यस, एक्चुअली सो बेसिकली टेल यू, इन्वेस्टर्स जैसे मेच्योर होते हैं ना, इंडस्ट्री वैसे वैसे प्रोडक्ट्स लाने लगती है। तो आई हम्म। थिंक अभी एक टाइम आ गया है कि इन्वेस्टर्स जागरूक हो गए हैं, वो समझने लग गए हैं। तो आप जब पहली बार मान लीजिए तीखा खाना शुरू करते हैं, तो आप पहले थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, फिर आपको अगर उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप धीरे धीरे अपना वो पंजेंट पोर्शन बढ़ाते रहते हैं।
तो अभी वैसे हो गया कि पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अपने आप में, यूटीआई के टाइम्स की बात कर रहा हूँ मैं, 1990s 2000s की बात कर रहा हूँ, जब इन्वेस्ट करते थे लोगों को नहीं समझ में आता था म्यूचुअल फंड कितना क्या है उस तरह से। अभी हम 2025 की बात करें, बच्चे बच्चे की जुबान पे एसआईपी का नाम है, म्यूचुअल फंड समझ में आता है। तो नेचुरली इंडस्ट्री क्या करेगी, आपको और दिखाओ जो है कि भाई मुझे और बताओ कि क्या कर सकता हूं मैं। तो इंडस्ट्री मैच्योर होती है, नए प्रोडक्ट्स आते हैं। सो So कमिंग टू coming back की फैक्ट, momentum. Yes. हाँ, कमिंग बैक टू किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो एक है निफ्टी 150 इंडेक्स फंड, ओके, मिड कैप 150 इंडेक्स फंड हो गया। उसमें सारी 150 कंपनियां जो 100 के बाद में 150 से 101 से 250 तक का रैंकिंग में आती मार्केट कैप की, वो पूरी कंपनी हो गई। अब इसमें जो अलग फैक्टर्स होते हैं, अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम और फिल्टर करना चाह रहे हैं। बोले कि ठीक है, मैंने 150 कंपनियों का एक बास्केट तो समझ लिया, लेकिन मुझे उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है जो आज की तारीख में उनका पिछले 6 महीने का जो मोमेंटम स्कोर है, जो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, मोमेंटम, मार्केट के मोमेंटम के Hmm. साथ मूव कर रहे हैं, मुझे सिर्फ उन्हीं 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करना। तो 150 कंपनियों का बास्केट है, लेकिन इसमें से मुझे चूज करके निकालना है 50 कंपनियां जो बहुत अच्छे मोमेंटम में चल रहे हैं। और ये Right. मोमेंटम स्कोर क्या है, ये सेंसेक, ये एक्सचेंजेस बीएसई और एनएसई ने हर एक स्टॉक को एक मोमेंटम स्कोर दे रखा है। तो जिसका मोमेंटम स्कोर हाईएस्ट है, टॉप 50 में आता है, फंड क्या करेगा, उन 50 कंपनियों का आपके पोर्टफोलियो में ले लेगा। तो आपने क्या किया, इंडेक्स तो एक 150 कंपनियों का बास्केट है, यूनिवर्स पूरा है, उसमें से मैंने 50 कंपनी निकाली जिसमें मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा है। अब दूसरा फैक्टर है, कोई दूसरा इन्वेस्टर कहेगा कि नहीं, मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जिसमें वैल्यू है। मतलब क्या, अभी हम मार्केट अगर एक्सपेंसिव की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मार्केट का जो वैल्यूएशन है, मल्टीपल है, वो बहुत ज्यादा है अभी, राइट। तो मुझे ऐसी कंपनी दो जिसकी वैल्यूएशन अच्छी है, मुझे मार्केट से निकलना नहीं है, मुझे इन्वेस्ट करना है, लेकिन मुझे अच्छी वैल्यूएशन वाली कंपनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस 150 में आप वैल्यू 50 का स्टॉक निकालेंगे। फैक्टर क्या लगाएंगे, फिल्टर क्या लगाएंगे, आप कहेंगे कि जिसका वैल्यूएशन एवरेज मार्केट वैल्यूएशन से कम है, उसमें से वो 50 कंपनी ले लो। तो ये 150 में से 50 कंपनियां निकलेंगी जिनका वैल्यूएशन इज बेटर देन द एवरेज इंडेक्स। तो Hmm. इस तरह से आप चूज कर सकते हैं कि मुझे किस एक्चुअल तरीके का इन्वेस्टमेंट स्टाइल मेरे पोर्टफोलियो में चाहिए। तो मोमेंटम एक और फैक्टर है, वैल्यू, क्वालिटी, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो आप ऐड करके, और मल्टी फैक्टर भी कर सकते हैं। आप कैसे कि मुझे मोमेंटम एंड क्वालिटी चाहिए, तो मोमेंटम Hmm. क्वालिटी इंडेक्स भी आता है। आपको वैसे अलग अलग फैक्टर्स के इंडेक्सेस मिल जाएंगे। ओके, सो आई थिंक बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया, मुझे भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है इसमें। हर्ष, आपने जिस तरह से बताया मोमेंटम, तो एक तरह से एक छन्ना लगा देते हैं कि भाई हम इतने ही स्टॉक में करेंगे, ये हमारा स्टाइल है, हम ये पिक कर रहे हैं, हम वो पिक कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी स्पेशलाइज टाइप से एक आपको स्कीम मिल जाती है। और मोमेंटम तो आपने पूछा मैं था। कंटिन्यू करूंगा यहाँ पर, खाली एक एग्जांपल दूंगा प्रियंका, जस्ट टू हाँ। कंक्लूड दिस टॉपिक। अब एक यस। इन्वेस्टर हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे मुझे मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, लेकिन मुझे और अग्रेसिव बेट लेना है। ठीक है, तो हम उनके लिए मोमेंटम 50, मिड कैप 150, मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं, दैट इज लिटिल मोर अग्रेसिव देन दी मिड कैप इंडेक्स। हम्म। अब एक इन्वेस्टर आते हैं कि नहीं, मुझे मिड कैप में करना है, लेकिन मुझे इतना रिस्क नहीं लेना है, तो हम उसमें वैल्यू फिल्टर लगा सकते हैं कि मिड कैप में ओके। आप कर रहे हो लेकिन वैल्यूएशन अच्छा हो। तो हर एक इन्वेस्टर स्टाइल के लिए आपके जो एडवाइजर हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो आपको कस्टमाइज करके वैसा पोर्टफोलियो आपके हिसाब से बना के दे सकते हैं। तो और ऑप्शंस खुल गए, दैट इज व्हाट मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा समझ गए हम बहुत अच्छे से। ओके, एक क्वेश्चन जो लेते हैं अब हम, ये इनका सुनील जी का क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ मैं। अगले 5 से 10 साल में सिप के जरिए 50,000 निवेश करने का ये लक्ष्य रखते हैं। और लक्ष्य जो है, अपना फाइनेंशियल गोल है 2 करोड़ से 3 करोड़ का कॉर्पस जुटाना है। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड या स्मॉल कैप फंड, क्या मुझे चुनना चाहिए? सिर्फ 2 से 3 फंड में मैं निवेश करना चाहता हूँ। सो ही इज वेरी क्लियर कि वो 50,000 रुपए तक जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। सुनील, इनकी एज 34 है। अभी जैसे पीयूष हमसे पूछ रहे थे कि कितना करें, तो सुनील जी क्लियर है। सुनील जी की एज और पीयूष जी की ऑलमोस्ट साफ है कि ये 50,000 तक करेंगे, लेकिन 2 करोड़ से 3 करोड़ जुटाना है। मतलब ये तो काफी अग्रेसिव बेट होगा। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ले या स्मॉल कैप फंड ले, 2 से 3 ज्यादा फंड नहीं रखेंगे। कैसा पोर्टफोलियो आप इनके लिए डिजाइन करना चाहेंगे? सो प्रियंका, पहले ये फर्क बता दूं, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड एंड स्मॉल कैप फंड। सो बेसिकली ये पैसिव वर्सेस एक्टिव का डिस्कशन है। हम्म। अब अगर आप स्मॉल कैप का यूनिवर्स पहले समझे, सुनील जी, आपको मैं यूनिवर्स समझा देता हूँ कि स्मॉल कैप होता क्या है। तो इसमें आप डिसीजन लेना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं तो ऑफ कोर्स आपको बता ही दूंगा, लेकिन आप भी अगर
इसमें इन्वॉल्व होंगे थोड़ा, तो शायद आपका डिसीजन मेकिंग थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए ना, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है जिसमें 250 कंपनियां आती हैं। सो टॉप 250 कंपनीज हटा दो, टॉप 500 कंपनीज अगर देश की लेते हैं उसमें से 250 कंपनियां हटा दो, क्योंकि वो लार्ज या मिड कैप की कैटेगरी में आ जाती हैं। अब इसके बाद में जो अगली 250 कंपनियां हैं वो आती है स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो अगर आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पैसे उसी उन्हीं 250 कंपनियों में इन्वेस्ट होने वाले हैं, उसके अलावा वो कहीं और पैसे लगेंगे नहीं। अब स्मॉल कैप का जो यूनिवर्स है वो टॉप की 250 कंपनी हटा दो, उसके बाद जितनी कंपनियां आती हैं वो पूरी स्मॉल कैप की डेफिनेशन में आती है। तो करीबन आप समझिए, अगर पूरी लिस्टेड यूनिवर्स का काम लूं मैं, तो करीबन 6000 कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसमें से 250 कंपनी लार्ज एंड मिड कैप में कैटेगराइज होकर निकल गई। तो उसके बाद जितनी कंपनियां हैं उनमें ऑप्शन रहता है वो स्मॉल कैप की डेफिनेशन में आते हैं। अब ये पूरी जो 5000 कंपनियां करीबन होगी आप समझ लीजिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सारी इन्वेस्टेबल है। मतलब ये नहीं कि फंड हाउसेस उनको चूज करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। ये जो यूनिवर्स इन्वेस्टिंग का होता है टॉप 500 या मैक्सिमम 600-700 कंपनी तक ही होता है, उसके नीचे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट नहीं करती। ये म्यूचुअल फंड ज्यादातर ध्यान नहीं देते, लेकिन ऑप्शन होता है कि अच्छी कंपनी तो वो चूज कर सकते हैं, यूजुअली नहीं करते हैं। अगर आप एक एक्टिव फंड लेते हैं तो फंड मैनेजर अपना पोर्टफोलियो अपनी रिसर्च के बेसिस पे बनाते हैं। अब उसमें वो पोर्टफोलियो में 100 कंपनियां शायद रखेंगे। अगर आप इंडेक्स फंड लेते हैं तो 250 कंपनियां आती हैं। तो हमारा मानना ये है कि अगर स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक एक्टिव फंड ज्यादा बेटर होगा। किस हिसाब से बेटर होगा? क्योंकि उसका जो यूनिवर्स है वो 250 कंपनी का है। उसको जरूरी नहीं है आपको 250 कंपनियां सारी की सारी आपके पोर्टफोलियो में चाहिए। जरूरी नहीं है 250 कंपनियां में लिक्विडिटी इतनी हो कि आप पैसे लगा तो दें, लेकिन अगर बाइंग सेलिंग करो तो उसका जो कॉस्ट इंपैक्ट है, जो इंपैक्ट आता है कि वो भाव शायद घटा दे, क्योंकि छोटी कंपनियां होती है। अगर कोई फंड हाउस के पास मान लीजिए 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी है, कोई फंड हाउस के पास 500-600 करोड़ के अगर वो उस कंपनी के शेयर्स हैं, और जिस दिन वो बेचने की मन बनाए, वो बेचने निकले तो इतनी लिक्विडिटी नहीं हो सकता है जो प्राइसेस हैं, शेयर प्राइस वो 10% ऐसे ही गिर जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स स्मॉल कैप में होते हैं जिनको फंड मैनेजर को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो एक्टिव स्कीम्स जो हैं वो स्मॉल कैप में मुझे लगता है कि विल बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि फंड मैनेजर को वो डिस्क्रिशन दीजिए ताकि वो अपनी चुनिंदा मनपसंद कंपनियों में लें जिसमें लिक्विडिटी है, क्वालिटी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा हो, मार्केट ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों। तो ये जो सिलेक्शन हो जाता है ना वो स्मॉल कैप में थोड़ा जरूरी होता है, और उसके लिए आप अगर एक्टिव फंड मैनेजमेंट लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। तो अगर इन्हें 2 से 3 फंड ही लेना है और नजरिया 10 साल का है, 2 से 3 करोड़ का कॉर्पस जुटाना है, तो स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स ले, ये तो समझ गए। तो केवल पोर्टफोलियो केवल स्मॉल कैप से ही बनाए, या आप इसको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए क्या क्या ऐड करेंगे? देखिए प्रियंका, हमने कभी भी एक ही सेगमेंट में पूरा एक्सपोजर लेने का सजेशन दिया ही नहीं है। जब भी आप देखेंगे हमने कहा कि आप भले ही एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में लगाओ। आई डोंट थिंक दैट्स द राइट अप्रोच। डाइवर्सिफिकेशन आपको करना ही होगा। डाइवर्सिफिकेशन में भी आप एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है, ये एक हिस्सा स्मॉल कैप में लगा रहे हैं, वो तो हम समझ गए। ये एक मिड कैप में मोमेंटम 50 इंडेक्स ले सकते हैं जो हम अभी बात किए हैं। आप मिड कैप में भी एक्सपोजर ले रहे हैं और उसमें आप एक मोमेंटम 50 की स्ट्रैटेजी ले रहे हैं। तो आपको अगेन एक हाई बीटा काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो बनेगा जिसमें 50 मोमेंटम, हाई मोमेंटम वाली कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में आएगी, तो वो भी हाई रिस्क ही हो गया इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसे आप डाइवर्सिफाई करें, लेकिन अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना है तो आप उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप वैसा कुछ करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, चलिए हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। जीत जी ने मुझे यहाँ पे मैसेज किया कि मैम मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भेजा। आई होप जीत जी आप सेम जीत हैं जिनका क्वेश्चन हमें आया हुआ था। ये रहा जीत जी का क्वेश्चन। थोड़ा सा पोर्टफोलियो लंबा है, मैं रिपीट कर दूंगी आपके लिए हर्ष। इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो है मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में। ठीक है, ये 18,000 की सिप कर रहे हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, यहाँ पर भी 24,000 की सिप कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड, यहाँ इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। बैलेंस एडवांटेज फंड, यहाँ पर भी लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। टेक्नोलॉजी फंड में 2 लाख का लमसम किया है, और बैलेंस एडवांटेज ऑफ एचडीएफसी 1 लाख का। निपॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ फंड भी है इनके पास,
और यहाँ 6,000 की सिप चल रही है। बजाज आलियांज फ्यूचर गेन, ये तो यूलिप प्लान हो गया, ये भी एक है इनके पास ऑलरेडी। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप प्लान है 8,000 की सिप। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड यहाँ पर भी कर रहे हैं 12,000 की सिप। एसबीआई स्मॉल कैप फंड 5,000 की सिप। डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड 1 लाख का यहाँ पे लमसम है। एसबीआई गोल्ड ईटीएफ 1 लाख का लमसम है। प्लस टाटा स्मॉल कैप, क्वांट मिड कैप। अब काफी लंबा पोर्टफोलियो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सो 13 स्कीम है इनके पास। पोर्टफोलियो मुझे तो लंबा लग रहा है, जिसमें से एक जो है यूलिप भी है। सो एब्सोल्युटली राइट प्रियंका। सो ये सॉरी, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए आप। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, मुझे तो बहुत लंबा लग रहा है। और इतने स्कीम्स की जरूरत है क्या? शुड आई रिपीट? मेरे एसेट लार्ज कैप, कोटक मैंने इमर्जिंग मैंने वैसे इक्विटी। नोट प्रियंका, मैंने वैसे नोट कर लिया है। लास्ट के खाली मुझे गोल्ड ईटीएफ जो 1 लाख इन्होंने कहा वो किसका है, और टाटा स्मॉल कैप में कितना है? एसबीआई गोल्ड ईटीएफ है, जिसमें इन्होंने 1 लाख का लमसम किया है, ठीक है। और प्लस टाटा का स्मॉल कैप और क्वांट का मिड कैप है, इन दोनों में। सो टाटा के स्मॉल कैप में 15,000 की सिप कर रहे हैं, और क्वांट के मिड कैप में जो है ये कर रहे हैं 10,000 की सिप। ओके, सो देखिए, पहला सवाल हमें जो जवाब मैं चाहूंगा, इतना अलग अलग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके हमने क्या पाया? व्हाट आर हम्म। वी गेनिंग जब हमने इतना अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया? ओके, तो हम डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं कि भाई हम पैसों को अलग अलग फंड मैनेजर्स के साथ दें, अलग स्कीम्स में दें। कभी कोई अच्छा करेगा तो कोई बुरा करेगा, तो वो एटीट्यूड यूजुअली इन्वेस्टर्स का रहता है। तो वो एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर यही काम जो है आपका, यही जो पर्पस है, अगर मैं आपसे 5 स्कीम में भी करके हम पूरा कर लेते हैं, तो फिर क्यों हमें 10 स्कीम चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? अब इसका नुकसान भी एक बार समझा देता हूँ। अगर आपके पास मान लीजिए 10 स्कीम्स हैं, ठीक है, और आपका केवाईसी तो सेंट्रलाइज होता है कि मान लीजिए आपने, आपका एड्रेस चेंज हो गया या कुछ हो गया, तो आपने सी केवाईसी में मॉडिफिकेशन कर दिया, तो वो सारे सब फंड हाउस में धीरे धीरे हो जाएगा। अब आपको समझना है कि अगर मान लीजिए आपने अपना बैंक अकाउंट चेंज किया, ठीक है, वो सी केवाईसी में अपडेट करने से सारे फंड हाउस में ऑटोमेटिक नहीं होता। आपका बैंक अकाउंट चेंज किया, आपको सारे म्यूचुअल फंड्स के पास जाना है, और आपसे उनसे कहना है कि ये सारे मेरे इतने सारी स्कीम्स हैं, इनमें सब में बैंक अकाउंट अपडेट करें। तो वो एक प्रोसेस है जो आपको इंडिविजुअली हर एक फंड हाउस, हर एक फोलियो में आपको करना है। दूसरा, भगवान ना करे, अब अगर किसी कोई डेथ हो जाए और ट्रांसमिशन का मैटर आता है, तो आपके जो नॉमिनी है उन्हें सभी फंड हाउसेस के साथ में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा करना है। ओके। तीसरी बात, अगर जब कैपिटल गेन्स है या कोई भी आपका इनकम टैक्स फाइलिंग है या कोई कंसोलिडेशन है, कुछ भी करना है, तो आपको सब जगह से सारे स्टेटमेंट्स मंगाने और सारी चीजों को अपडेट में करना होगा ना। माय पॉइंट इज कि अगर ये सारा करने के बाद आपको कुछ रियल सेंस में फायदा मिल रहा है, तो हम ये एक्सरसाइज करने को तैयार हैं। लेकिन इतना हम्म। सब करने के बाद में जो आपका मेन पर्पस था डाइवर्सिफिकेशन का, जो मेन पर्पस था अलग अलग कैटेगरीज में और फंड हाउस, फंड मैनेजर्स को देने का, वो अगर आपका 5 या 6 स्कीम से पूरा होता है, तो मैं अननेसेसरीली इतना काम क्यों कर रहा हूँ, और क्यों मैं किसी और को इस काम पे लगा रहा हूँ जब उन्हें वो पैसे क्लेम करने पड़ेंगे? तो इसी के लिए छोटा पोर्टफोलियो रखें, ताकि आपका डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस पूरा हो जाए और आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं वो आपको कन्वीनियंट रहे। अब आते हैं इनके पोर्टफोलियो पे। क्लियर सी हम्म। बात है कि ये बहुत ज्यादा है। आई मीन देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू हैव सो मच। उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मान लीजिए अगर कोई इंसान महीने का 5 लाख या 10 लाख रुपए भी कर रहे हैं, तो भी हम 5 स्कीम से ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो आप 1-1 लाख रुपए की एक स्कीम में भी एसआईपी करेंगे, बहुत होता है। तो उससे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर 50,000 कर रहे हैं तो 10 स्कीम होनी जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में। एक फंड मैनेजर को मैं 5,000 से ज्यादा क्यों दूं? वैसा नहीं होता चाहिए, ताकि आपके लिए लाइफ आसान हो जाए। दूसरी बात, एक जस्ट जेनरिक लेसन में बता रहा हूँ कि कभी भी आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या कुछ भी बनाते हैं, उसको अपना सेकंड ऑक्यूपेशन ना बना लें। कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू तो कर दिए और पता चला दिन रात आप कोई ना कोई वेबसाइट खोल के कुछ ना कुछ करके उसमें लग गए काम पे। हम्म। इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा फायदा कब होता है? जब वो पैसिव हो, कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो अपना चल रहा है, वो अपना काम कर रहे हो, आप मतलब जब आपको छुट्टी मिले, ब्रेक हो, वीकेंड्स हो, आप आराम करें। ये नहीं कि आपके पोर्टफोलियो की चिंता लेके आप उसमें निकल जाएं कि भाई मेरा पोर्टफोलियो क्या कर रहा है, तो फिर क्या फायदा हुआ ऐसा इन्वेस्टमेंट करके? सो कीप इट वेरी सिंपल। अपने इन्वेस्टमेंट को अपना सेकंड प्रोफेशन ना बना लें। जो आप काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट को अपना चलने दें। आते हैं तेज ओके। जी के पोर्टफोलियो पे। वो कहेंगे कि हमने बहुत जनरल बातें कर ली, उनके पोर्टफोलियो पे बात ही नहीं की। लेकिन देखने वाले बहुत सारे हैं, तो मैं इनका सवाल लेके आई जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि बाकी सबको एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। ओके, नाउ कमिंग टू हिज पोर्टफोलियो, 2-3 ऑब्जर्वेशन है। मैं एग्जैक्टली स्कीम वाइज नहीं जाऊंगा कि भाई ये स्कीम बंद कर दो, वो कर लो।
मैंने फूड Yes. फॉर थॉट दे दिया है। हम क्या करेंगे, तेज जी आप क्या करिए, फूड फॉर थॉट के बेसिस पे आप अभी इस पे थोड़ा होमवर्क करें, और प्रियंका जब मंडे टू फ्राइडे शोज करती है तब आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके आएंगे कि अब मैंने पोर्टफोलियो चेंज किया है, ये ठीक है कि नहीं है, तो हम उस पे पोर्टफोलियो स्पेसिफिक बात करेंगे। आई थिंक दैट बी अ बेटर अप्रोच। क्या कहती हैं आप परफेक्ट प्रियंका? जी, बिल्कुल आई एम विथ यू। और मंडे टू फ्राइडे शो करने का यही मकसद है कि हम आपको बिल्कुल आपको थोड़ा सा इसको सोचना होगा, समझना होगा कि आपको क्या जरूरत है। और हर्ष ने आपको एक डायरेक्शन दे दिया है, तो प्लीज उसको फॉलो कीजिए, थोड़ा सा रीथिंक कीजिए तेज। अच्छा, अभी आपने कहा ना कि अगर बहुत बड़ी अमाउंट है तो आप जो है इतने सारे फंड्स भरने की जरूरत नहीं। तो देखिए, हमारे एक बहुत इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, मैं इनका पोर्टफोलियो लेकर आ रही हूँ और तेज जी का मैं हटा रही हूँ। तो इनका पोर्टफोलियो देखिए, विनोद तिवारी जी का है, ये 3 लाख रुपए की सिप कर रहे हैं, पर सिर्फ 6 स्कीम है इनके पोर्टफोलियो में। 3 लाख रुपए की सिप सिर्फ 6 स्कीम में डिवाइडेड है। एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप, एच डी एफ सी स्मॉल कैप, एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप, और मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप, और निपॉन इंडिया का मल्टी कैप। तो अगर ये 6 स्कीम है, मुझे इसमें एक प्रॉब्लम नजर आ रही है हर्ष, आई एम श्योर आपने भी आइडेंटिफाई कर ली होगी। दो ही फंड एचडीएफसी के हाउसेस है, 3 स्कीम है। और निपॉन के भी, निपॉन के भी 2 स्कीम है, एक निपॉन इंडिया लार्ज कैप है और एक निपॉन इंडिया मल्टी कैप है। मोतीलाल ओसवाल का एक फ्लेक्सी कैप है, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन एचडीएफसी की 3 स्कीम्स है, निपॉन की 2 है, और एक मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप है। तो देखिए, 3 लाख को इन्होंने 6, आपने कहा आप अगर 1 लाख करें, 2 लाख करें, ये नहीं कि आप स्कीम्स की लाइन लगा दीजिए। उन्होंने स्कीम की लाइन तो बिल्कुल नहीं लगाई विनोद तिवारी जी ने, लेकिन ये फंड हाउस का बड़ा रेपुटेशन है ना। जी हाँ, सो अगेन, सो वन स्टेप डन वेरी वेल। सो विनोद जी, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने कॉन्सेप्ट समझा कि आपको 6 स्कीम से ज्यादा जरूरत नहीं है। सो आई थिंक आपने एक स्टेप को बहुत अच्छी तरह टिक मार्क कर दिया है। अब दूसरी बात मैं आपको, और बिकॉज ये प्रियंका ये सवाल जो आ रहे हैं ना, क्योंकि वीकेंड है, सो इट्स इजियर फॉर अस टू, जो सुनने वाले भी हम्म। आई एम श्योर वो थोड़े आराम से होंगे, तो हम थोड़ा जेनरिक बात ज्यादा कर रहे हैं। आई होप दैट इज ओके। और आपके हम्म। व्यूअर्स भी अगर बता दें कि उनको स्पेसिफिक ही चाहिए तो हम वैसी बात कर लें, या आज हम जेनरिक अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं। सो देखिए, अब मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ क्यों हम कहते हैं कि एक फंड में नहीं होना चाहिए। सो कॉन्सेप्चुअली अगर कोई समझेंगे, और क्योंकि आपके प्राइम मेंबर्स हैं वो सीरियस इन्वेस्टर्स हम मानते हैं, जो जो एफर्ट ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, और वो चाहते भी है कि वो अपने पोर्टफोलियो को और सीरियसली देखें, तो उन उस नजरिए से मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी फंड हाउस है, उन सबका एक साइकिल आता है। एक्सिस म्यूचुअल फंड एक टाइम था जब सबसे, उनकी सारी इक्विटी स्कीम्स थी वो हर कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग थी। ठीक है, फिर एक पीरियड था जब वो टॉप में रहते थे। फिर उसके बाद एक पीरियड आया जब उनकी स्कीम्स टॉप क्वार्टाइल में थी ही नहीं, उनकी सारी अंडर परफॉर्मेंस होने लगी। ठीक है, फंड मैनेजर्स के साइकिल्स आते हैं। मान लीजिए वो प्रशांत जैन एक टाइम था जब वो, उनकी सारी स्कीम्स, एचडीएफसी की सारी जो स्कीम्स थी वो अंडर परफॉर्म कर रही थी। फिर हम्म। उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल थी वो मार्केट में जब पकड़ा, तब आप देखें कि उनके सारे फंड्स टॉप ऑफ द क्वार्टर आ गए। तो ये जो साइकिल्स है ना, फंड मैनेजर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उनके भी हर टाइम जरूरी नहीं कि हर डिसीजन वो लेते हैं इन्वेस्टमेंट का वो उस समय फ्रूटिफाई करे। तो आपको एज एन इन्वेस्टर, जब आपके पास 40 से ज्यादा फंड हाउसेज हैं जिसमें आप पैसे दे सकते हैं अपने, तो क्यों हम हमारा सारा पैसा 2 या 3 फंड हाउस में ही लगाएं? बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हर फंड मैनेजर का स्टाइल भी अलग होता है। तो कोई होते हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, कोई होते हैं वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं, कोई होते हैं जो फोकस्ड अप्रोच रखते हैं, कोई है कि कहते हैं कि नहीं मुझे एक कंपनी में 2% से ज्यादा एयूएम का लगाना ही नहीं है, कोई होते हैं जो 8-9% तक लेने की कोशिश करते हैं। सो आपने देखा बहुत सारे स्टाइल्स हैं इन्वेस्टिंग के, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टिंग के, बहुत ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो फंड मैनेजर्स भी आखिर में है तो इंसान ही। तो हम क्या सजेस्ट करते हैं, जब आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, इतने अच्छे फंड मैनेजर्स है, क्यों ना हम पैसों को अलग अलग फंड हाउसेज में दें, ताकि हमारा फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन भी हो और फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन भी हो। तो उस लिहाज से इनके पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव मैं बता दूं। और विनोद जी, जो भी मैं स्कीम बदलने के लिए कह रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि एग्जिस्टिंग स्कीम अच्छी नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। ये बदलाव हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको दूसरे फंड मैनेजर का भी एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में मिले और फोकस और कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहे। सो एचडीएफसी मिड कैप ठीक है। निप्पॉन का लार्ज कैप की जगह आप एक काम करिए, एक इंडेक्स फंड जोड़ लीजिए, तो आपके पास एक पैसिव फंड आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा लार्ज कैप के रूप में। जो आप आईसीआईसीआई का सेंसेक्स फंड ले सकते हैं, तो आपके सेंसेक्स आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा, जिसमें आपके पास लार्ज कैप का रेप्लिका आपको मिल जाएगा। निप्पॉन लार्ज कैप बंद कर दें, और बंद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि निप्पॉन मल्टी कैप भी आपके पास है।
तो आप निपॉन मल्टी कैप में एज ए निपॉन फंड हाउस में आपका एक्सपोजर रहेगा। नाउ एचडीएफसी स्मॉल कैप और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में से स्मॉल कैप आप बंधन स्मॉल कैप चूज कर सकते हैं, तो एक नया फंड हाउस आपके पोर्टफोलियो में आ गया। और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आप कैनरा रिबेको का यूज कर सकते हैं, जस्ट फॉर द सिंपल रीजन कि मैं फंड हाउसेज अलग दे रहा हूँ। तो आपके पास अब देखिए क्या हो गया, एचडीएफसी का मिड कैप हो गया, आईसीआईसीआई का आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड हो गया, बंधन स्मॉल कैप हो गया, कैनरा लार्ज एंड मिड कैप हो गया, मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप हो गया और निपॉन का मल्टी कैप हो गया। तो 6 फंड मैनेजर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, 6 फंड हाउस आपके लिए काम कर रहे हैं, 6 फंड हाउस अलग अलग स्ट्रैटेजी से आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं। आई लव दैट लाइन। आपने जैसे कहा ना कि 6 फंड हाउसेस, 6 फंड मैनेजर आपके लिए काम कर रहे हैं, क्या बात है। क्यों सिर्फ 2 को काम में देना, अपने पैसों को आप ज्यादा लोगों के हाथ में कैसे पहुंचा सकते हैं, ज्यादा एक्सपर्ट सोचिए आपके पैसों को मैनेज कर रहे हैं आपके लिए। आई लव दैट लाइन। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं एक्सपर्ट्स को दे रही हूँ अपना पैसा। ये बहुत अच्छा विनोद जी, आपको जो करना है बहुत डिटेल में समझाया है। अब मैं अगले पोर्टफोलियो की तरफ नहीं बढ़ूंगी, तो फिर वही होगा जो हमारे 4 से 5 के शो में होता है कि लोग कहते हैं हमारा क्वेश्चन नहीं लिया। राहुल यादव का पोर्टफोलियो, राहुल जी ने हमें ईमेल किया था ये क्वेश्चन। शॉर्ट एंड स्वीट पोर्टफोलियो आपके सामने है राहुल यादव का। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000 की सिप, एसबीआई का मिड कैप 3000 की सिप, एक्सिस स्मॉल कैप 3000 की सिप, 9000 की सिप है। अगले 25 साल तक निवेश करने का लक्ष्य है और हर साल 5% से स्टेप अप भी करूंगा। बताइए ये फंड्स सिलेक्शन कैसे हैं? एक फ्लेक्सी कैप है, एक मिड कैप है और एक स्मॉल कैप है। मुझे तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छा लग रहा है, पर एक्सपर्ट तो हर्ष ही है यहाँ पर। सिर्फ प्रियंका एक्चुअली सही है। आई मीन एक लार्ज कैप के रूप में जो इन्होंने फ्लेक्सी कैप लिया है, सो फ्लेक्सी कैप है ठीक है, नाम है कि भाई आप मार्केट के कोई भी सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम जो फ्लेक्सी कैप्स हैं वो सारे लार्ज कैप एलोकेशंस में ज्यादा है उनका, तो लार्ज कैप ही मानते हैं हम उनको। तो आई थिंक एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप, तीनों डिफरेंट फंड हाउसेज, एलोकेशन इक्वल है। आई थिंक नथिंग टू कंप्लेन इन दिस पोर्टफोलियो। सो जो आप राहुल जी कर रहे हैं, आई थिंक यू कैन जस्ट कंटिन्यू एज इट इज। 5% जो स्टेप अप करना है आपको, आप सेम फंड्स में ही कर दीजिए। आपको कोई नया फंड और कोई, क्योंकि एसआईपी बढ़ रही है तो आप एक और फंड जोड़ें, ऐसा जरूरत नहीं है। आई थिंक जस्ट कंटिन्यू एज इट इज। आप जितना उसे देखेंगे नहीं, जितना छेड़खानी नहीं करेंगे पोर्टफोलियो से, आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी उतनी आसान बनेगी। सो आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जैसा है वैसा कंटिन्यू कर लें। ओके सो राहुल जी, बहुत बढ़िया, इस पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़िए। हमारे एक्सपर्ट का कहना है ये 9000 की आप सिप कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहिए। स्कीम सिलेक्शन भी टॉप नॉच है। 5% से स्टेप अप भी बहुत अच्छा आइडिया है। 25 साल तक निवेश करेंगे, यानी आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। बस ये ध्यान रखिएगा 25 साल बहुत लंबा समय होता है। बीच में मार्केट की वॉलिटिलिटी से डरना नहीं है, उसका सामना करते रहना, निवेश को बने रहने दीजिएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यय कर्माकर जी का क्वेश्चन है। अच्छा, प्रत्यय का क्वेश्चन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जैसे ही हमने बताया, टीज किया अपने शो को कि हर्ष और मैं आ रहे हैं वीकेंड में 1 घंटे का ये स्पेशल सेशन लेकर, तो प्रत्यय जी का सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आया था ईमेल बॉक्स में, तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। सो पहला शो और पहला क्वेश्चन जो हमारे पास पहुंचा प्रत्यय कर्माकर का। एज है 38, इनका पोर्टफोलियो आपके सामने है, 12 साल निवेश का नजरिया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 14,000, ईडलवाइज के मिड कैप में 4,000 की सिप कर रहे हैं प्रत्यय, निपॉन के मिड कैप में 5,000, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 3,000, टाटा के स्मॉल कैप में 4,000, आईसीआईसीआई का नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड, ओके सो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दिख रहा है, और एसबीआई के गोल्ड फंड में कर रहे हैं। अमाउंट बहुत अच्छी है, 35,000 रुपए कर रहे हैं प्रत्यय। 12 साल के नजरिए से 1 करोड़ पर पहुंचना चाहते हैं। क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो, हर्ष आपको कैसा लग रहा है? सो देखिए, अब आई लाइक द पोर्टफोलियो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर ले रखा है, और आईसीआईसीआई नैस्डैक 100 ने फिर से एसआईपी लेना शुरू कर दिया। बीच में वो इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की जो लिमिट थी वो क्रॉस हो गई थी, तो बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं ले रहे थे। सो आई थिंक इनका पोर्टफोलियो ठीक है, इसमें प्रेशियस मेटल्स भी इन्होंने दे रखा है, डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट से, इक्विटी है, इनके पास गोल्ड है पोर्टफोलियो में। मिड कैप कैटेगरी में 2 स्कीम्स दिख रही हैं, बट आई थिंक दोनों रख सकते हैं वो, क्योंकि इन्होंने अलग अलग फंड हाउसेस को दिया है उस हिसाब से, और इनका रकम जो है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो भी थोड़ा ज्यादा है। इनफैक्ट 2 नहीं 3 मिड कैप में दे रखा है इन्होंने, इफ आई कैन सी करेक्टली। यस, ईडलवाइज मिड कैप, निपॉन मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप।
वेल मोटा मोटी आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। आई मीन आई वुड, अगर मुझे ऑप्शन मिलता तो मैं एक बंद जरूर करवाने की कोशिश करता कि दो से ज्यादा मिड कैप में ना रखें। आपका इन्वेस्टमेंट टोटल करीबन 12,000 रुपया मिड कैप में जा रहा है, सो आप 6,000 की दो कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसोलिडेशन। या आप एक काम कर सकते हैं, आप एक मिड कैप इंडेक्स फंड ले लीजिए। सो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की जगह पे आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप निफ्टी 150 इंडेक्स फंड ले लीजिए। तो कुछ तो फायदा हो आपका कि तीन स्कीम रख भी रहे हैं तो दो एक्टिव है और एक पैसिव है, तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल जाएगा कि जो इंडेक्स रिटर्न दे रहा है वो तो आपको मिलेगा ही, प्लस दो एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं। तो आई थिंक दैट्स द ओनली चेंज मैं इनके सुझाव दूंगा कि इनके पोर्टफोलियो में अभी करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू प्रत्यय जी। आई होप आपको जवाब मिल गया है। एक और मैं लंबा पोर्टफोलियो पिक करना चाहती हूँ जो हमारे पास लाइव में आ रहा है। ओके, ये है संजीव जी का पोर्टफोलियो। तो इन्होंने बस पूछा कि मेरे पास ये सारी स्कीम्स हैं और इनमें से किसे मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, अ, या फिर मुझे कुछ बदलना चाहिए। तो उनकी स्कीम्स हैं आईसीआईसीआई प्रू एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, ठीक है, थीमैटिक्स, क्वांट का स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप, एक और थीमैटिक टाटा डिजिटल फंड, मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। सो तीन स्कीम हो गए मोतीलाल ओसवाल के, लार्ज एंड मिड कैप और स्मॉल कैप, और क्वांट का मिड कैप। क्वांट के दो स्कीम हो गए, क्वांट का स्मॉल कैप भी है और क्वांट का मिड कैप भी है। तो इन्होंने ज्यादा फंड मैनेजर्स को काम पे नहीं लगाया है संजीव जी ने। हर्ष इन योर वर्ड्स। सो लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं, अमाउंट वगैरह पे ज्यादा, अमाउंट से ज्यादा वो चिंतित हैं कि क्या ये सारे अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहूँ तो ठीक है, या आप कुछ चेंज करेंगे? सो देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एक मार्केट इन्वेस्टर नहीं है, मार्केट इन्वेस्टर एज इन आप मार्केट से जुड़े हुए नहीं है, तो इन द सेंस आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री से नहीं है, मार्केट्स को ट्रैक नहीं करते हैं, तो थीमेटिक सेक्टर फंड्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। थीमेटिक और सेक्टर फंड्स आप कब रखते हैं, तब जब आपको उसकी एंट्री और एग्जिट प्लान कर सके। और थीमेटिक और सेक्टर फंड्स में क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? सो मान लीजिए आपको, आप एक सेक्टर को ट्रैक करते हैं, आप एक सेक्टर को समझते हैं। आप मान लीजिए एनर्जी सेक्टर को समझते हैं, आपके पास एनर्जी फंड है। तो आप अगर एनर्जी बिजनेस को समझते हैं और आपको ऐसे लगता है कि कोई डेवलपमेंट होने वाला है डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली जिससे एनर्जी सेक्टर को फायदा होगा, हम्म। तो आप क्या प्लान करेंगे कि मैं अभी टाइमिंग करता हूं कि मैं एंट्री ले रहा हूं मार्केट में, मैं एनर्जी सेक्टर में मैं एंट्री ले रहा हूं। और हर एक सेक्टर का जो है ना वो साइकिल आता है, एक पीक टाइम आता है। अब वो पीक टाइम आप कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं, आप बोले जो मैंने सोचा था वो हो गया, अब जो बदलाव आने थे, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट थे वो पूरे हो गए, अब ये एनर्जी साइकिल अपने टॉप पे है तो मैं इसमें एग्जिट भी कर दूंगा। तो जब आप थीमेटिक और सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये एक टैक्टिकल एलोकेशन होता है, वो ऐसा एलोकेशन होता है कि आप उसकी एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं और उसका मैक्सिमम फायदा लेके आप उस सेक्टर में से निकल जाते हैं। हम्म। तो आप अगर एक जेनरिकली बोलें कि मुझे सेक्टर फंड 25 साल के लिए अच्छा लग रहा है, तो यस, आई मीन एक आर्गुमेंट सेक के लिए तो बहुत हो सकता है कि भाई एनर्जी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन पॉइंट है कि आप सेक्टर फंड में या थीमेटिक फंड में जा रहे हैं तो उसकी एंट्री एग्जिट करने का आपके पास खुद की क्षमता होनी चाहिए। मान लीजिए आपने किसी से सुना कि ये सेक्टर अच्छा लग रहा है और आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और वो बंदा आपको बाद में मिलता नहीं है, तो आप उसकी एग्जिट कैसे प्लान करोगे? अभिमन्यु का चक्रव्यूह बन जाएगा। उन्होंने माँ के पेट में सुन लिया कि चक्रव्यूह में घुसते कैसे हैं, लेकिन फिर बाद में उनको ये नहीं पता चला कि निकलना कैसे है। तो हम्म। आपको वैसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि आप एक सेक्टर या थीमेटिक फंड में किसी से बात करके आपने एंट्री तो ले ली और अंदर से बाहर कब वापस आना है वो आपको पता ही नहीं चला या आपको गाइडेंस नहीं मिला। तो दैट शुड नॉट बी द केस। तो अगर इनका सवाल जेनरिक है ये बोलते हुए कि लॉन्ग टर्म व्यू के लिए मुझे क्या करना चाहिए, सो आई वुड से आप एक डाइवर्सिफाइड फंड लीजिए। डाइवर्सिफाइड फंड में भी सारे सेक्टर्स और थीम्स आपके पोर्टफोलियो में आते हैं। तो बिल्कुल। फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज के बेसिस पे वो बदलाव करते रहते हैं। उन्हें अगर एनर्जी सेक्टर में लगता है कि मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन हो गया, जो चाहते थे वो मिल गया, तो एनर्जी सेक्टर का एक्सपोजर वो कम करके हो सकता है 5% पे ले आए। फिर जब अच्छा लगेगा दे कैन इंक्रीज। तो वो लिबर्टी अगर आप फंड मैनेजर को देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इनके पोर्टफोलियो में पर्टिकुलरली बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत है। आई मीन ओके, बहुत छोटे मुझे लगा बदलाव नहीं आप है। कहेंगे लॉन्ग टर्म है, बस इस थीमेटिक आप हटा देंगे और कहेंगे डाइवर्सिफाई ले लो, तो बहुत चेंज करेंगे क्योंकि आपको फिर वो मोतीलाल के तीन स्कीम्स भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्वांट के दो, मतलब आप रखिए पर करेक्ट, एक एक रखिए एक फंड हाउस का, राइट? वही फॉर्मूला करेक्ट, अप्लाई करेंगे। करेक्ट। सो दैट इज व्हाई आई विल सजेस्ट, इनका एक स्टेप अच्छा है कि ये लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। सो पहली बात तो एज एन इन्वेस्टर हम ये देखना चाहते हैं इन्वेस्टर के साथ कि उनका हम्म। अप्रोच क्या है। तो ये बोल रहे हैं मैं लॉन्ग टर्म सोचना चाहता हूँ, एक टिक बॉक्स हो गया। दूसरा,
वो बोल रहे हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करनी, तो इक्विटी में रहना, ये भी टिक बॉक्स हो गया। अब तीसरा ये है कि पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना। तो आई थिंक ये बाकी सब चीजें सही कर रहे हैं, खाली अब पोर्टफोलियो को इन्होंने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे लॉन्ग ट्रिप पे जाना है, डिसाइड कर लिया कौन सी गाड़ी लेनी है, ठीक है। अब तीसरा है खाली कि रास्ता कौन सा लेना है। तो वो रास्ता जो लेना है वो जीपीएस मैप की तरह आपको एक एडवाइजर को ढूंढिए, जो आपको आपकी सारे नगेट्स, सारे आपका गोल्स, आपके व्हीकल और आपका रास्ता, सारा आपको मैच करके एक अच्छी तरह जीपीएस की तरह गाइड करे, ताकि आप अपनी जर्नी पे बहुत अच्छी तरह पहुंचे। बढ़िया। तो एक आपने जीपीएस की शुरुआत तो कर ही दी है, जो जो चीजें आपको कम करनी है संजीव भाई वो तो कर ही लीजिएगा, लेकिन आप सही रास्ते में लॉन्ग टर्म पर हैं, एसेट आपने सही चुन लिया है, थोड़ा सेक्टोरल थीमेटिक का एक्सपोजर कम कीजिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, लंबी अवधि का नजरिया है। तो यहाँ बैठ करके हर्ष अपने अपने वर्क स्टेशन से बैठ करके आपके लिए कुछ प्लान करेंगे, उनको नहीं पता ना कि आपकी क्या रियलिटी, आपकी क्या जरूरतें, आपकी क्या इनकम है। सो इट्स बेटर कि एक एडवाइजर ले लीजिएगा, ये हमेशा बहुत एडवाइसेबल रहता है। संजीव जी शुक्रिया अपना क्वेश्चन भेजने के लिए, हमने राह दिखा दी है, आगे आपको चलना है। निखिल अग्रवाल जी का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सो निखिल प्राइम के तो मेंबर हैं और निखिल का क्वेश्चन मेरे शो में भी आता रहता है। सो निखिल एकदम सत्ते पे सत्ता फिल्म की मुझे याद आ गई निखिल के सवाल पर, क्योंकि निखिल जो है यंग इन्वेस्टर है, 21 साल के हैं, बहुत श्योर है कि मैं 10,000 रुपए की सिप करना चाहता हूँ, ये भी श्योर है कि मैं 20 साल के लिए करूंगा, ये भी श्योर है कि मैं इसमें 10% स्टेप अप करूंगा। सो ये सारी तो बड़ी अच्छी बातें निखिल की हैं। अब जो मैंने कहा सत्ते पे सत्ता की क्यों याद आई, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये 7 भाई हैं घर में, इनको मिला करके, और सातों भाई जो है वो 10,000 रुपए का निवेश करने वाले हैं। तो एक निखिल के जरिए हम 7 लोगों का पोर्टफोलियो आपको अगर डिजाइन करना होगा, जो 20 साल के नजरिए के लिए 10,000 की सिप से शुरू करेंगे और 10% का स्टेप अप करेंगे। टफ टास्क, हाँ, एक साथ आपको 7 पोर्टफोलियो के लिए हेल्प करनी है। आई थिंक प्रियंका एक चीज तो अच्छी है इनके घर में है ना, कोई तो बहुत अच्छी तरह इनसे फाइनेंस की बातें कर रहा है। अगर 7 भाई हैं, 21 साल की उम्र में अगर वो बोलते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है, इतनी क्लैरिटी के साथ में कि मुझे 20 साल के लिए करना है, 10% स्टेप दस अप हजार करना है, करना। ये कॉमन नहीं है। ये बहुत सारे निवेशकों से हम मिलते हैं, तो ये कॉमन नहीं है। और सातों भाइयों को इस एक एक कॉमन डिसीजन पे लाना, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये अगर पर मुझे अगर ये भी लगता है कि निखिल हमारा शो भी देखते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा क्रेडिट मैं भी लेना चाहूंगी, ये 10% स्टेप अप। Absolutely. I mean, I would say कि I mean, so the thing point I'm trying to make is कि कुछ तो सही उनके घर में हो रहा है, जो मार्गदर्शन उन्हें 21 साल की उम्र में सही मिल रहा है। So I think I would give credit to the family members also. पेरेंट्स अगर गाइड कर रहे हैं, या जो सारे भाई हैं वो आपस में बात करके कर रहे हैं, तो आई थिंक दे डूइंग समथिंग वेरी नाइस। तो विच ऑल्सो शुड बी अ लर्निंग लेसन फॉर अदर्स लिसनिंग, कि भाई आपके आसपास कोई है तो उनको भी एनकरेज करिए ना, कि भाई क्यों हम वेल्थ क्रिएशन की जर्नी खुद से करें, क्यों ना हम बाकी सबको भी हमारी इस सोच के से जोड़ जोड़ पाए। तो यस, एक चीज और कर सकते हैं आप निखिल, कि आप सारे भाई एक जैसा ही पोर्टफोलियो में बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप क्योंकि 7 भाई हैं तो सबके अलग अलग स्कीम्स होनी है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। एक वक्त आएगा जब अपना अपना पोर्टफोलियो सब संभालेंगे, 10-20 साल बाद सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे मान लीजिए। तो ऐसा नहीं हो कि एक पोर्टफोलियो जो बहुत अच्छा फंड परफॉर्मेंस कर दिया, दूसरे कहेंगे कि मैंने ये स्कीम क्यों नहीं ली। तो इससे अच्छा कई बार जब सिबलिंग्स हमारे पास आते हैं, हम आइडेंटिकल पोर्टफोलियो बना के दे देते हैं, ताकि दोनों जो हो सब साथ में हो। ऐसा नहीं हो कि एक जन की फंड वैल्यू 2 करोड़ हो गई और दूसरे की 1,70,000, 1,70,00,000 हो गई। तो जस्ट बिकॉज एक स्कीम उन्होंने कोई गलत ले ली हो या कुछ दूसरी ले ली हो, तो सातों के सातों भाई आप एक जैसा ही पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मैं डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट से आपको बता दूं, आपको मैं थोड़ा सा अग्रेसिव पोर्टफोलियो दूंगा विजाविस कन्वेंशनली, जो अगर 40 के बाद आते हैं हमारे पास, तो उससे थोड़ा मॉडरेशन करते हैं। अब ये अग्रेशन क्या होगा, ये हम थोड़ा मिड कैप में एक्सपोजर ज्यादा लेंगे। सो 50% आपका जो पोर्टफोलियो है, हम मिड कैप में एक्सपोजर लेंगे। ठीक है, ओके। तो आप दो स्कीम, सो आपका 10,000 रुपए है, तो 5,000 रुपए आप मिड कैप में लगा दीजिए। मैं आपको एक एक्टिव फंड दे देता हूँ, एक ही फंड देता हूँ, वो कोटक मिड कैप फंड आप चूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपना 5,000 रुपया मिड कैप में लगाएंगे। 30% आप जो है वो लार्ज कैप में लगाइए, और लार्ज कैप में आप एक फ्लेक्सी कैप के जरिए, जो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ओके। और बाकी का जो 20% है वो आप स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, और स्मॉल कैप में आप बंधन स्मॉल कैप ले सकते हैं। तो मैंने ओके। आपको 3 स्कीम बता दी, जिसमें आपका 50% मिड कैप में है, 30% लार्ज कैप में है, 20% स्मॉल कैप में है। ये थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो है,
लेकिन क्योंकि आप यंग हैं, आप लोग, आप स्टेप अप करेंगे, आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो आई थिंक आपकी जो और एसआईपी के जरिए कर रहे हैं, ये सारी पहलुओं को ध्यान रखें, तो थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो मैंने बनाया है। अगर आप इतने अग्रेसिव पोर्टफोलियो के लिए रेडी नहीं है, तो सिर्फ एलोकेशन स्विच कर दें, पराग पारे को 5,000 कर दें जो लार्ज कैप ओरिएंटेड है, और मिड कैप को 30% कर दें। सो दैट इज द ओनली स्विच अगर आप इतना अग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं लेना चाहते। ग्रेट। सो निखिल जी के जवाब में मुझे लगता है और भी लोग जो इस समय इन्वेस्ट करना चाहते होंगे उनको भी मिल रहा है कि कैसे इन्होंने एलोकेशन किया है। लंबा समय था इसलिए 50% मिड कैप को दे दिया है, पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्विच कर लेंगे। 30% लार्ज कैप को दिया, 20% जो है वो स्मॉल कैप को दिया। तो ये एक ओवरऑल आइडियल एक एसेट एलोकेशन का भी एक यहाँ पर आपको फॉर्मूला जो है दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। सो इसीलिए तो मैं हर्ष को लाती हूँ, क्योंकि वो केवल एक पोर्टफोलियो की जब बात करते हैं ना, तो जैसे निखिल 7 भाई थे तो 7 लोगों तक मैसेज आ रहा है, तो एक पोर्टफोलियो के जरिए हम जितने लोगों को बता सके कि आप किस तरह से निवेश करेंगे। तो सत्ते पे सत्ता के बाद हम अगला सवाल लेंगे। ये सवाल आया है मेरे पास महेश पवार का। सो हर्ष, महेश जी का देख सकते हैं आप पोर्टफोलियो सामने। महेश जी कर रहे हैं आदित्य बिरला के लार्ज मिड कैप फंड में निवेश 2500 का, निपॉन इंडिया के बैफ में 2000 है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, कोटक का मल्टी कैप फंड है और एचडीएफसी का भी मल्टी कैप फंड है। दो मल्टी कैप, कोटक और एचडीएफसी। और आ गया पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। साथ में पीपीएफ में निवेश करते हैं मंथली 12,500 रुपए। तो टोटल जो सिप की वैल्यू निकल रही है इनकी वो 28,000 रुपए का आउटगो है। 15 साल के बाद 15 ईयर्स तक निवेश करेंगे और 2 करोड़ पर पहुंचना है। 2022 में शुरू किया है और महेश जी ने भी कहा कि वो स्टेप अप भी करेंगे। तो 1 2 3 4 5 5 स्कीम्स नहीं, 6 स्कीम्स है। 6 स्कीम है इनके पास। आपके सामने भी दिख रहा होगा, या इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा है तो आप शायद रीड भी कर पाएंगे। सो बताइए मैंने महेश नोट जी। कर लिया, वैसे मैंने नोट ओके कर लिया है, सो दैट शुड बी ओके। ओके, बताइए महेश जी को क्या करना चाहिए, क्या सब ठीक है? सो देखिए, अगेन बहुत सीरियस कोई मुझे ऐसा इश्यूज नहीं लग रहे हैं कि चेंजेस करने हैं, लेकिन क्योंकि ये लंबी अवधि अगेन बात कर रहे हैं, तो मैं सुझाव दूंगा कि 2 मल्टी कैप की जगह एक मिड कैप ले लें, ओके। ताकि और ओके, चलिए मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, अगेन जेनरिक, बिकॉज लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं मिड कैप पे क्यों इतना एम्फोसाइज इस पर्टिकुलर शो पे कर रहा हूँ। देखिए, अभी जो मिड कैप फंड का जो डेफिनेशन है ना, उस हिसाब से जो कंपनियां मिड कैप की डेफिनेशन में आती हैं, उनका एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है 30,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ तक। हम्म। ओके, सो ये मार्केट कैप के बेसिस पे चेंज होता है। मैं दोहरा देता हूँ, एमफी लिस्ट निकालती है कि कौन सी लार्ज कैप कंपनी है, कौन सी मिड कैप होती है, कौन सी स्मॉल कैप होती है। तो इसका नंबरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 100 इज लार्ज कैप, 101 से 250 मिड कैप होती है। ये तो नंबरिंग के हिसाब से हो गया, राइट। अब एक्चुअल वैल्यूएशन अगर हम देखते हैं, तो जो 101 नंबर की कंपनी है और जो 250 नंबर की कंपनी है, सो 250 नंबर की जो कंपनी है उसका मार्केट कैप है 30,000 करोड़, और जो हम्म। 101 नंबर की कंपनी है उसका मार्केट कैप है 90,000 करोड़। तो आप जब अगर मिड कैप में एक्सपोजर लेते हैं, आपके पैसे उन कंपनियों में लग रहे हैं जिनका मार्केट कैप 30,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ तक। सो दीज आर वेरी गुड कंपनीज। ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां कोई छोटी मोटी कंपनी है कि कल का कल वो चली जाएंगी, कुछ इशू होगा तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगी। सो अभी ये जो डेफिनेशन मिड कैप का है बहुत इंकरेजिंग हो गया है, और जो कंपनियों के नाम अगर उस लिस्ट में देखोगे तो वो भी बहुत अच्छी कंपनियां हैं। सो जब आप लंबी अवधि का एक्सपोजर ले रहे हैं या प्लान बना रहे हैं, तो आप अगर मिड कैप में थोड़ा एक्सपोजर लेते हैं एक्सक्लूसिव, तो बुरी बात नहीं है। इनके पास दो मल्टी कैप है, तो एक स्विच करके मिड कैप अगर स्पेसिफिक ले लें तो इनके लिए शायद थोड़ा ज्यादा बेटर होगा। सो कोटक मल्टी कैप की जगह कोटक मिड कैप ले लें। बाकी और कोई बदलाव करने की मुझे जरूरत लगती नहीं। ओके, सो गुड टू गो। बस दो मल्टी कैप का जो रेपुटेशन हो रहा है ना, उसको आपके पोर्टफोलियो से हटाने की जरूरत है। अगला पोर्टफोलियो मैं ले रही हूँ शुभेंदु पहाड़ी जी का। शुभेंदु जी के पास 3 स्कीम्स हैं। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, ओके, 2000 की सिप, एसबीआई का निफ्टी 50 2000 की सिप, और आदित्य बिरला का स्मॉल कैप 1000 की सिप। तो 5000 की सिप कर रहे शुभेंदु, 2000 मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में, 2000 एसबीआई के निफ्टी 50 में, और 1000 आदित्य बिरला के स्मॉल कैप में। आ, क्या है आपका आपका सुझाव? आई थिंक सब कुछ अच्छा है, कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। स्कीम वाइज हो सकता है कि एबीएसएल का स्मॉल कैप आपको
थोड़ा परेशान कर रहा होगा इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। बट आई थिंक एज अ फंड हाउस अच्छा है, आप उसे सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड एसबीआई निफ्टी निफ्टी फंड मुझे नहीं लगता कुछ भी बदलाव फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। एबीएसएल स्मॉल कैप को थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखिए। अगर फंड परफॉर्मेंस आपको अच्छा अपने पीयर कंपैरिजन के साथ में बढ़ता हुआ नहीं दिखता है तो हम उस समय सोचेंगे स्विच करने का। तो हो सकता है 6 महीने बाद आप फिर से पोर्टफोलियो को भेजें, हम एबीएसएल स्मॉल कैप को फिर से उस समय रिव्यू करेंगे। एज ऑफ नाउ कंटिन्यू फॉर अनदर 6 मंथ्स। ओके, सो परफेक्ट शुभेंदु जी, बहुत अच्छे। आगे बढ़िए, और थोड़े समय में रिव्यू की जरूरत पड़ेगी तो हम हैं आपके साथ। दीप जी का पोर्टफोलियो उठा रही हूँ मैं। दीप के पोर्टफोलियो में है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज और मिड कैप। इन्होंने ना परसेंटेज वाइज हमें बताया है, तो इनका जो मैक्सिमम एलोकेशन है वो है पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 20% निवेश कर रहे हैं। सो पहली स्कीम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें इनके इन्वेस्टमेंट का कुल 15% है। पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 20% ये निवेश कर रहे हैं। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया का मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड है, गोल्ड ईटीएफ है, और है सिल्वर बीज है इनके पास। तो ये है दीप का पोर्टफोलियो जो हमें ईमेल पर आया है। रिपीट करूं क्या मैं हर्ष आपके लिए? नहीं, मुझे खाली परसेंटेज, अगर आप निपॉन मल्टी कैप, बंधन स्मॉल कैप, निपॉन मल्टी एसेट एफओएफ का मैं बता एलोकेशन रही अगर हूँ। उन्होंने दिया है। हाँ हाँ, सो जैसा मैंने बताया आपको, ये रहा सामने भी आपके आ गया है। देखिए, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में 15%, पराग पारिक में 20%, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 15% है, बंधन स्मॉल कैप में 15% है, निपॉन इंडिया के मल्टी एसेट में भी 15 है, और जो गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर बीज है ना, दोनों में 10-10% ईच। आई थिंक ही इज डूइंग वेरी वेल। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी वाह। ऐसा है इनके पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन स्टैंड पॉइंट से बात की है तो बहुत यूनिक क्वेरी अपने आप में है। हम देखते हैं कि सभी जो मैसेज का जो डिटेल्स भेजते हैं वो अमाउंट्स बताते हैं। इन्होंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि मुझे कमोडिटीज फॉर एग्जांपल इनके पास 20% है, गोल्ड एंड सिल्वर मिला के इनके पास 20% है। सो आई थिंक ही इज डूइंग फाइन। स्कीम्स भी अच्छी हैं, बेफिजुल का कोई चेंज करेंगे नहीं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें सवाल भेजा है तो हमें कुछ ना कुछ बदलाव करना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। आई हम्म। थिंक अच्छा है दीप, आप कंटिन्यू करिए। आई डोंट थिंक कोई चेंजेस फिलहाल करने की जरूरत है। ओके सुदीप जी, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपने बनाया है। गजेंद्र सोलंकी जी का पोर्टफोलियो अब मैं चाहूंगी कि हम लेकर आए आपके लिए। गजेंद्र सोलंकी जी ने भी हमें मेल पर ही बताया था अपने पोर्टफोलियो के बारे में। सो गजेंद्र जी जो है वो हैं जोधपुर राजस्थान के। इनका पोर्टफोलियो हमने क्रिएट किया था और हम आपके साथ साथ प्ले करना चाह रहे थे, पर मुझे अभी ओके सामने आ गया गजेंद्र का पोर्टफोलियो। HDFC स्मॉल कैप 3000, HDFC मिड कैप 3000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप 1000। 15 से 20 साल का नजरिया है गजेंद्र जी का। आपको कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? वेल, टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो 11,000 रुपए का है। हम्म। एंड एक दो तीन 5 स्कीम है। सो अगेन देर इज स्कोप फॉर कंसोलिडेशन। अगर 11,000 होता तो आइडियली 3 स्कीम से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। और ये 3 स्कीम कौन सी रख सकते हैं वो मैं बता दूं इन्हें। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और एक HDFC मिड कैप। आई थिंक जैसे ये 3 स्कीम में भी अगर पैसे लगाएं तो इनका काम पूरा हो जाएगा। इन्हें स्मॉल कैप में जो एक्सपोजर चाहिए था वो मल्टी कैप के जरिए ऐसे भी मिल जाएगा इन्हें। तो हम्म। आई थिंक एक मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और मिड कैप। सो फ्लेक्सी कैप को आप लार्ज कैप की तरह ट्रीट करें, मिड कैप को एक प्योर मिड कैप की तरह ट्रीट करें ऑफ कोर्स, एंड मल्टी कैप में आप लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप भी उसके साथ साथ में जुड़ जाता है। सो आई थिंक जस्ट 3 स्कीम शुड बी गुड इनफ, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। यस, क्योंकि देखिए फ्लेक्सी कैप में भी थोड़ा बहुत तो स्मॉल कैप होगा, मल्टी कैप में तो होगा ही स्मॉल कैप, तो इसीलिए आप कंसोलिडेशन करने के लिए ये 3 स्कीम जो नीचे की हैं वो अच्छी लग रही हैं आज को। और आई टोटली अग्री विथ हिम। जो मुझे आता है वो जैसे एक्सपर्ट्स ने मुझे सिखाया है। ओके, सो हम वाइंड अप कर रहे हैं उससे पहले विजेंद्र जी का मैं पोर्टफोलियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ अब स्क्रीन पर। सो विजेंद्र जी जो हैं वो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। मैं इनसे मानी अपने शो में भी मैंने इनका सवाल कई बार लिया है। सो विजेंद्र जी का पोर्टफोलियो जो है वो कहाँ गायब हो गया, क्योंकि संजय सर आपका तो जवाब दे दिया हमने। विजेंद्र जी कह रहे हैं ईडलवाइज निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स फंड में, निपॉन इंडिया। सो ये एक इंडेक्स फंड में है ईडलवाइज की निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, फिर निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड,
फिर आईसीआईसीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड और डीएसपी का मल्टी कैप फंड 20,000 की सिप कर रहे हैं, 10 साल का नजरिया है। तो 3 इंडेक्स फंड हम देख रहे हैं और एक मल्टी कैप डीएसपी का देख रहे हैं। 20,000 की सिप, 10 साल का नजरिया। क्वालिटी ऑफ स्कीम्स और स्ट्रैटेजी जो है जिसमें हम देख रहे हैं ज्यादा इंडेक्स फंड, ज्यादातर जो है हम देखते हैं कि लोग एक्टिव फंड में निवेश करते हैं। शुरुआत में आपने भी कहा कि अगर आपका लंबा नजरिया तो एक्टिव फंड अच्छा होगा, पर विजेंद्र जी के पोर्टफोलियो में जब हम 3 इंडेक्स फंड देख रहे हैं, आप चेंज करने के लिए कहेंगे इनको? जी नहीं प्रियंका, ये पूरा इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। मतलब इट्स अ ओके। वेरी आई वुड से निश्चिंत होकर इन्वेस्ट करने वाली स्ट्रेटेजी है कि आपको ना ही फंड मैनेजर को ट्रैक करना है, ना ही आपको फंड हाउस को ट्रैक करना है। आप सिंपली क्या कहते हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो उस हिसाब से देश की जो टॉप 500 कंपनीज हैं सब में एक्सपोजर है इनका। तो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इंडेक्स ही ऑफ कोर्स मिड कैप है और स्मॉल कैप है। तो बोलते हैं कि इट्स एज गुड एज निफ्टी 500। वो कहते हैं कि निफ्टी 500 में मैं पैसे डाल दिए, देश की जो सबसे 500 टॉप कंपनीज हैं उनमें मेरा इन्वेस्टमेंट है। अब इंडिया जो करेगा, इकोनॉमी में जो होगा वो उतना रिटर्न मुझे मिल जाएगा। तो आई थिंक ओके। एकदम हैंड्स ऑफ निश्चिंत स्ट्रेटेजी है। कुछ भी करना नहीं है, इन्वेस्ट करके रख दिया। सिर्फ एलोकेशन ऑफ कोर्स अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सो आई थिंक ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। इनफैक्ट प्रियंका, अगर हम डेवलप्ड मार्केट्स की बात करें, हम अगर यूएस वगैरह मार्केट्स में देखें, इंडेक्स फंड्स में ज्यादा पैसे होते हैं एज कम्पेयर टू एक्टिव फंड्स। क्यों? क्योंकि वो मार्केट्स बहुत ज्यादा मेच्योर्ड और डेवलप्ड हैं, तो उसमें जो फंड मैनेजर के पास जो लिबर्टी होती है कि भाई वो और कुछ एक्सट्रैक्ट कर सके, वो बहुत लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में। वी सी के इंडिया भी उसी तरफ अल्टीमेटली 10-15 साल बाद आप देखेंगे फंड एक्टिव फंड मैनेजर को थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि अल्फा जनरेट करे। तो ऐसे पोर्टफोलियो हम 10-12 साल बाद अगर बात करेंगे फिर से, तो आप देखेंगे ज्यादातर इंडेक्स ज्यादा फंड अपने दिखेंगे। पोर्टफोलियो में होंगे। सो निश्चिंत वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है विजेंद्र जी आपकी। एक क्वेश्चन मैं विश्वजीत जी का ले लेती हूँ। विश्वजीत जी ने कहा कि भाई मेरा पोर्टफोलियो जो है वो मैंने मनी नाइन देखकर बनाया है। ओ गॉड, ये तो फिर बड़ा मुश्किल होगा अगर खराब पोर्टफोलियो होंगे तो हर्ष बोलेंगे तो। सो क्वाड का स्मॉल कैप है इनके पास, आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी 30 फोकस्ड फंड है, मोतीलाल का मिड कैप है, निपॉन का मल्टी कैप है। फोकस पराग 30 के बाद पारेख का कौन सा फिर? पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप भी है। कौन सा बोल रहे हैं आप? ये फोकस 30 कौन सी कंपनी का था? एचडीएफसी का फोकस 30 फंड है। और और फिर उसके बाद आपने? मोतीलाल मिड कैप, निपॉन मल्टी कैप, और एक अवराज लिखा है, वो मुझे पता नहीं कौन सा अवराज, लेकिन हाँ पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप जरूर है इनके पास। 2010 साल का नजरिया है। अगेन आई थिंक इट्स फाइन। एक स्मॉल कैप हो गया इनके पास, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, फोकस्ड अप्रोच है, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड मल्टी कैप। आई थिंक इट्स फाइन। टोटल एसआईपी कितनी होगी प्रियंका? उसका अमाउंट टोटल एसआईपी का अमाउंट दिया है उन्होंने? मैं ऐड करूं क्या? मुझे ऐड करना पड़ेगा अमाउंट। हाँ। सो अमाउंट ना क्लियर नहीं है, क्योंकि सिर्फ इन्होंने बताया है कि फ्लेक्सी कैप में 2,000 रुपए, और बाकी का अमाउंट इन्होंने बताया ही नहीं है। एक सो वेल ठीक है, 6 स्कीम्स है इनके पास। मुझे हम्म, सिर्फ देखना था कि कितना टोटल अमाउंट जा रहा है, बट नहीं अगर वो ठीक है, ऑल द 6 नहीं। स्कीम्स आर फाइन। ओके, चलिए विश्वजीत जी, एकदम सही है आपका पोर्टफोलियो, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, ऑलराइट। सो हमने जितनी स्कीम्स थी वो ले ली। थैंक यू सो मच हर्ष, आपने छुट्टी के दिन हमारे मनी नाइन प्राइम मेंबर्स के लिए वक्त निकाला। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला है आज। ठीक है। और आई थिंक हम हर जब वीकडे में शो करते हैं तो हम इतनी लंबी बात नहीं कर पाते हैं, और अच्छा लगा कि आज आपने जो भी बातें बताई हैं वो केवल एक निखिल का जवाब नहीं था, केवल एक सुनील जी के लिए जवाब नहीं था, बल्कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया हर्ष। माय प्लेजर। एंड आपके प्राइम मेंबर्स अगर लॉग इन कर रहे हैं ऑन अ वीकेंड, आई एम श्योर उनको कुछ वैल्यू एडिशन चाहिए था, एंड आई होप हम डिलीवर कर पाए उस चीज को। बिल्कुल, मेरी तरफ से तो 100%। थैंक यू फॉर योर टाइम हर्ष। बाय बाय। माय प्लेजर, थैंक यू। ओके, सो आज के इस लाइव स्ट्रीम को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मनी नाइन के साथ जुड़े रहिए। मनी नाइन प्राइम के मेंबर्स हैं तो इस तरह के हम नॉलेजेबल सेशन हर वीकेंड पर लाते रहेंगे। तो आप मेंबर हैं, और लोगों को भी बताइए मेंबर बनने के लिए, और मनी नाइन देखते रहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का, जो मुझे क्वेश्चंस के रूप में मिलता रहता है। धन्यवाद। मुलाकात होती है अब वीक डेज पर। बाय बाय।